आज का एपिसोड आज के टॉपिक में हम लव मैरिज और अडॉप्शन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम उन दोनों से जानना चाहेंगे कि उनकी अनटोल्ड स्टोरी क्या है, उनकी अनकही गई बातें क्या हैं। हमारे केस में आयशा को माँ बाप के बाद बच्चों से ज्यादा लेनी पड़ी कि मैं इनसे शादी कर लूं या ना करूं। एडवाइस मैं यही करूंगी कि जब आप बच्चा अडॉप्ट करें, अव्वल तो करें मत, और अगर करें तो फिर लीगल मामलात सारे हैंडल करें, क्योंकि फिर आपसे आपका भाई भी छूट जाता, आपकी भाभी भी छूट जाती। आज के टॉपिक में हम लव मैरिज और अडॉप्शन दोनों को डिस्कस करेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं आयशा फ़ारूक और पीर उमैर खालिद। पीर उमैर खालिद जो हैं वो मार्केटिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आयशा फ़ारूक मीडिया की इंडस्ट्री से। तो आज हम उन दोनों से जानना चाहेंगे कि उनकी अनटोल्ड स्टोरी क्या है, उनकी अनकही गई बातें क्या हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू आई वुड लाइक टू वेलकम आवर गेस्ट फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज लाइक आई मेंशन हमारा टॉपिक है अडॉप्शन और लव मैरिज। तो मैं चाहूँगी कि हम लव मैरिज से स्टार्ट करें। आई वुड लाइक टू नो कि आपके लिए ये जर्नी जो है लव की ये कैसे स्टार्ट हुई, मैरिज में कैसे तब्दील हुई, और फिर हम अडॉप्शन के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट्स योर अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रिगार्डिंग अडॉप्शन। फर्स्ट मीटिंग के अंदर ऑब्जेक्शन इनकी मेरी पहले मुलाकात ऑफिस में एक हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने फेसबुक पे मैसेज किया, उसका रिस्पांस किया, और मैंने पहले ही बताया कि मेरे बच्चे हैं। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने जिद लगाई थी मिलना मिलना मिलना। मैंने एक दफ़ा ऑफिस बुला लिया, फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि आप मेरे से मिलने के लिए मैकडोनल्ड्स है। मैं चली गई, वहाँ इन्होंने मुझे इंतज़ार करा। वो एक क्या कहना चाहिए, अलबेला सा लड़का, साइड बैग पहना हुआ, मुँह पर सिगरेट लगा हुआ, तशरीफ़ लिया, आगे मेरे सामने बैठे और वही सब जो इन्होंने बोला वो कहा, और मैं ऐसे आईब्रोज उठा के देख रही थी कि ये पागल है। Why did you पहले मीटअप में ही आपने ये क्यों? मैं बताने लगी, इनका कहीं और बहुत चाल चल रहा, उसको इन्होंने जवाब देना था जो मैं ऑब्जर्व कर गई थी। मैं शॉक थी कि ये चाह क्या रहे हैं, और मुझे पता था ये यही होगा, क्योंकि इनकी और मेरी एज में है 11 साल का फ़र्क। मैं अपनी फैमिली को लीड करने वाली वुमन उस वक्त हो गया था कि 15-16 साल जो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करती। मैंने जितनी ईमानदारी से इन्होंने बात की, मेरे अंदर जो भी चल रहा था उतनी ईमानदारी से मैंने भी बात टॉन्टिवली मैंने इनको कहा मेरे लिए घर बना लेंगे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे एक्सपेंस आप उठा लेंगे। ओके ओके ओके, अच्छा मैंने भी कहा ओके ठीक है हम कर लेते शादी। और मैंने कहा फिर कल हम शादी कर लेते हैं। वो मेरी आइसक्रीम की आखिरी बाइट रह गई थी, वो मैंने ऐसे छोड़ दी, इन्होंने मुंह में डाली, और आई एम शॉक्ड। इन्होंने अपने एक छोटे से पीले से फ़ोन में टक टक करके किसी को मैसेज किया और उसे बताया कि मैं शादी करने वाली, और एक ऐसी औरत से करने वाला जिसके 2 बच्चे। अब एक इतनी अनकॉन्शियस मीटिंग थी जिसने मुझ में कुछ असरात छोड़े के यार है कौन बंदा। फिर मैं घर पहुंची और मेरे दिमाग में वही बातें चल रही हैं यार, और फिर पता चला जी बंदा गायब, मुकर गया। मीनवाइल मेरा साथी सैयद मोहम्मद अहमद शाह, मेरे दुख सुख दोस्त, मतलब सब कुछ वो मेरे साथ चल रहा है। उसके साथ भी मैंने झूठ बोला कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सब कुछ, लेकिन बहरहाल हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे मैं और अहमद, जिसके अंदर अहमद थोड़ा वीक होता जा रहा था, मेरी लड़ाई हो रही थी। मुझे इतना पता था कि उमैर का प्रिंटिंग का काम है, तो ये मेरे लिए बोर्ड होर्डिंग्स और जो मुझे ग्राफिक्स का काम चाहिए वो करवा दूँ। तो मेरा कोई झगड़ा हुआ अहमद के साथ ना, अहमद के साथ लाउड हुई थी, मेरे जहन में सिर्फ यही थे, क्योंकि चल तो रहे थे ये, लेकिन हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलाते थे। इस ड्यूरेशन में इन्होंने एक आधी बार मुझे फ़ोन करके पूछा आपकी तबीयत कैसी है, तो मैंने सुना दी और फ़ोन रख दिया। लेकिन उस काम के प्रोसेस के लिए ऑफिस बुलाया। अभी ऑफिस आ गया तो फिर वही हुआ कि उनको देख के मुझे इतना गुस्सा आ जाता था। एक अरसे तक मैं इनको सिर्फ ये कहती थी आई हेट यू, और सिर्फ काम कहती थी ये करो, दैट्स इट। फिर कुछ 4-5 महीने कंटिन्यूसली हम लोग साथ चलते रहे। अब इन्होंने शर्त रख दी कि हमने शादी करनी है, और मैंने कह दी कि हमारी शादी नहीं चल पाएगी। इन्होंने अपनी फैमिली में जब बात की कि आप दोनों की पहली मुलाकात जो हुई उसके कितने ड्यूरेशन बाद जो भी आपके बीच में हालात रहे और आप बैक ऑफ कर गए और फिर आप वापस आ गए उनकी ज़िंदगी में, एंड यू वर्किंग इन द सेम प्लेस एज वेल, ये कितनी ड्यूरेशन के बाद आप लोगों की शादी ये तकरीबन 1.5 साल का गैप रहा। क्यों
क्योंकि मैं जो काम कर रही थी प्रोडक्शन का उसमें हर वक्त मेरा भाई मेरे साथ था, और फिर मैं अक्सर अपने वालिद की बीमारी की वजह से हर काम घर से करने की कोशिश करती थी। तो इनको मैंने घर बुला लिया, ये घर आए, मेरे वालिद वालदा से मिले, और चाहे अनचाहे मेरे अबू के भी बेस्ट फ्रेंड बन गए। अच्छा माशाल्लाह। तो अबू के भी बेस्ट फ्रेंड बन गए, मेरे भाई के भी बेस्ट फ्रेंड बन गए, और मेरे वालिद को ये बहुत पसंद आया। वो अपने आखिरी अयाम में थे तो वो अक्सर इनको लेके बात करते थे और मैं अवॉइड कर देती थी, ये सिलसिला चल नहीं पाएगा। अबू का इंतकाल हो गया था 3 जुलाई को, इनको वो डेट नहीं याद होगी। इन्होंने मुझसे वो कागजी शादी हमारे एक निजी टीवी के चैनल के ऑफिस में बैठ के, जब मैंने इनको कहा कि मेरे साहब आप चले जाएं बिकॉज़ मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाऊँगी कि हम शादी कर लें, मैं पीछे पीछे नहीं भाग सकती, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मेरी। ये कागज़ ले आए, जज्बात और मोहब्बत में मैंने उस पर साइन कर दिया, फिर मैं पुख्ता हो गई क्योंकि मैंने साइन कर दिए। फिर बाद में एक फ्रेज़ शुरू हुआ जो मैंने सोचा ही नहीं था, वो फ्रेज़ था इनकी फैमिली। अच्छा मैंने भी I hate you, I love you में तब्दील हो गया यानी। नहीं, एक अरसे तक हम दोनों के बीच में ये वाली बात नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई, ठीक है। अच्छा वो एक दिन ना मैं रिकॉर्डिंग पे था, मैं आयशा और अहमद, और मुझे ना मेरे चचा का फ़ोन आता है बाहर से, गिव मी वन मोर परमिशन। वो जो कागज़ हमने लिखा था जो मैं नहीं चाह रही थी कि वो किसी को भी पता चले, इन्होंने घर जाके कर दिया कि मैं निकाह कर चुका हूँ। अच्छा वो इस तरह वो बीवी को भी नहीं पता कि निकाह हो चुका है और इन्होंने घर में वो दीप चला दिया। वो बेसिकली ये था कि चचा जो थे ना वो बाहर थे, ठीक है। अब्बा ने कहीं मेरे चचा से बात की कि मेहर साहब जो है ना वो हमारी समझ से बालातर चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करके देखता हूँ। उनका मुझे फ़ोन है, मैं रिकॉर्डिंग पे था, मैंने एक कॉल आई मैंने मिस कर दी, दूसरी कॉल आई मिस कर दी, तीसरी कॉल पे ना मैंने अहमद को फ़ोन दिया, यार ये पता नहीं कौन है फ़ोन उठाना। तो अहमद ने फ़ोन उठाया, तो अहमद ने कहा यार आपके ना चचा की कॉल आई हुई है। मैंने कहा अच्छा मुझे दो। मैंने कहा आप इधर खड़े हो कैमरे पे, मैं जाता हूँ। मैंने फ़ोन अटेंड करने के लिए गया हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मुझे कहा यार क्या मसला है तुम्हें, बड़े ना उन्होंने रूड तरीके से मुझसे बात की। तो मैंने आगे से उनको जवाब दिया यार मैं ना अभी रिकॉर्डिंग हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, और जो आप मुझसे बात करें मैं शादी कर चुका हूँ। डायरेक्ट मैंने बम फोड़ दिया कि मैं जो कुछ होगा यार देखी जाएगी, मैं शादी कर चुका हूँ। अब बताया हुआ था अब आयशा को नहीं मैंने बताया ऐसा कि मैंने ये सब कह दिया, कि मैंने चचा को ये कह दिया, ऐसा हो गया, पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। रिकॉर्डिंग से फ्री हुए हैं तो अब डायरेक्ट ना मुझे पहले कॉल आया मेरे अब्बा का, तो मुझे कहते हैं मुझे ना आयशा का नंबर चाहिए। तो मैंने उनको नंबर भेजा, उन्होंने आयशा को कॉल की, उन्होंने कहा कि आप दोनों ना घर आ जाए। उसी दिन का वाक़या। तो ये बात हुई। उसके बाद ना मेरे अब्बा ने हमें बिठाया और हमसे कुछ चीज़ें डिस्कस की, और उसके बाद डिस्कस करने के बाद ना उन्होंने आयशा से कहा जी हम कब आपकी तरफ जो है ना। अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई बड़ा नहीं था उस दिन, मुझे बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या बात हो रही, बस मुझे ये पता था कि मैंने कोई बम फोड़ा था। तो मैं ये सोचूँ ना, मैं अहमद से बात कर रही हूँ, अब यहाँ पे एक ऐसे शख्स की रखनी है। और मेरे वालिद के साथ जो आखिरी डिस्कशंस थी ना मेरी, उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि आयशा तुम उमैर का हाथ थाम लेना। उनको ये पता था कि ये दोनों एक दूसरे के बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं, और उमैर के साथ भी बातें होती रही, वो सब भी मेरे दिमाग में चला था। इनके वालिद ने मुझसे पूछा पापा ने कि हम बारात लेके कब आ सकते। अब इनको बचाने के चक्कर में खुद को मैंने उनसे आंख उठा के पूछा बॉसेस टाइम में आज क्या दिन है। उन्होंने कहा आज जुम्मा। मैंने कहा अगले जुम्मे बारात लेकर आ जाइएगा। झट मंगनी वाला सीन पर झट जो है शादी का सीन हो गया। और फिर मैं गुस्से से उमैर को वहाँ छोड़कर जब घर पहुँची और आके बिस्तर पर लेटी, तो मैं खुद से पूछ रही थी यार तेरा कोई बड़ा नहीं है। और अगले हफ्ते की बुध तक मैं कहती ये काम सीरियस है, उमैर आ नहीं रहे, उनकी फैमिली शादी के लिए तैयारियां करी, तो आयशा उठो और तैयारी करो, ये फ्राइडे को तुम्हारी शादी है। तो हमारी शादी सर अंजाम पा गई। तो आपके पेरेंट्स क्योंकि आपके साथ एफिलेटेड होते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं और उसको आगे कंटिन्यू रखना चाहते हैं, लेकिन आपके जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, उन बाकी दोस्त अहबाब होते हैं, वो उनके ऊपर प्रेशर इस बात से डालते हैं कि यार कुछ ना कुछ स्टोरी निकले। बेसिकली फैमिली को हाँ स्टोरी कोई हो कि ये लड़ क्यों नहीं रहे, इनके घर मसले क्यों नहीं हो रहे। तो ये बेसिक मसला होता है, गॉसिप कल्चर। आयशा मेरी दोस्त बन गई, मेरे बच्चे मेरे दोस्त बन गए, तो और जो आयशा का भाई वो मेरा दोस्त बन गया, आयशा की बहन मेरी दोस्त बन गई। फिर मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगने लग गया कि बाहर से छोड़ो, वो दोस्ती कोई दोस्ती नहीं होती।
तो मैंने इनके साथ अपनी सारी बातें शेयर करना शुरू कर ली। अच्छा, जो क्वेश्चन था ना हमारे नज़दीक ये कि वो आयशा और वो बच्चे, ठीक है। तो मेरी जब आयशा से जब मुलाकात हुई तो मैंने आयशा से कहा कि आयशा ने मुझे कहा ये बच्चे मेरे भाई के मैंने अडॉप्ट किए हुए, ठीक है। तो मैंने आयशा से कहा कि अगर कुछ और कहानी है तो वो आप मुझे बता सकते हो। आयशा ने मुझे कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर रख के कहती हूँ ये मेरी इससे पहले कोई ऐसी कहानी नहीं है। मुआशरे में आपको इस सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे आयशा के सामने पूछा, आयशा ने कहा वो बच्चे मेरे भाई के हैं। फिर जब आयशा चली गई मुझसे अलहदगी में कई बार ये मुझसे सवाल किया गया। मैंने फिर अपने पेरेंट्स को कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है, और वो बच्चे उनके भाइयों के ही बच्चे हैं, वो आयशा के अपने बच्चे नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे आयशा ज़रूर बताती। तो आयशा ने मुझे कहा कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। मतलब वक्ती तौर पे उन चीज़ों को फेस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ा। तो फिर जब भाई की शादी हो रही थी तो वो एक रस्म होती है वाग फड़ाई। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा कि भरा दा रास्ता रोकते ओदे कोलों कुछ मांग। और मैं चली गई। अब मुझे कुछ समझ आया, बड़ी थी, क्या पैसे मांगूँ, क्या करूँ। तो मैंने उससे शादी के ड्यूरेशन दूल्हा बना खड़ा भाई जी। तो मैंने ऐसे कहा फहद जान आपके घर जो बेटी होगी ना उसे वाग फड़ाई में मुझे दे दो। वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसने कहा ओके, वो बात ख़त्म हो गई। और शादी का सिलसिला चल पड़ा, रौनक, भाभी का आना, वो सब कुछ हमने एंजॉय किया। मतलब मैंने मोहब्बत में एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बीच में बैक एंड पे मेरे माइंड में यही था मैं शादी नहीं कर रही, तो अगर बेटी दे देगा भाई तो मैं उसके साथ ज़िंदगी गुजार दूँगी। इसके सिवा मैंने कुछ नहीं सोचा हुआ था, क्योंकि मेरे अबू बहुत फ्रेंडली थे कि मैं शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने उसको भी सलाम किया, बेटे की शादी कर दी अपने। और फिर मैंने ये कहा कि मुझे बेटी चाहिए, तो उन्होंने कहा ओके। हरमजान गोद में आ गई, वो पैदा हुई तो वो बहुत बीमार थी। मैंने एक माँ होने का एक्सपीरियंस इस अंदाज में किया कि पैदा होते साथ ही भाई और भाभी ने अपने वादे के मुताबिक वो बच्ची मेरी गोद में रख दी। शायद उन पे मेरे वालिद का प्रेशर होगा। वो बच्ची मेरी गोद में आ गई, बीमार थी, अपनी एजुकेशन जॉब के साथ मैंने उसको पालना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजरा, मैंने उसको बेटी की तरह ही पाला। आज भी मेरी ही है, मेरे साथ है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। लेकिन एडवाइस मैं यही करूँगी कि जब आप बच्चा अडॉप्ट करें, अव्वल तो करें मत, और अगर करें तो फिर लीगल मामलात सारे हैंडल करें, क्योंकि फिर आपसे आपका भाई भी छूट जाता, आपकी भाभी भी छूट जाती। तो इसके अंदर लीनियंट ना हो। अल्लाह ताला से दुआ करें, सबसे पहले अल्लाह ताला ही दे। लेकिन जब फिर बच्चा ले ले तो फिर डट जाएं, क्योंकि अगर वो बच्चा वापस करेंगे तो वो सोसाइटी का बहुत गलत एक हिस्सा बनेगा, जिसके लिए मैंने बड़ी फ़ाइट की। और उसमें मेरी बेटी ने भी बहुत साथ दिया। बेटी फर्स्ट ईयर में है और बेटा जो है ना वो 3 क्लास में है माशाल्लाह। तो हम उन लोगों के लिए उनकी स्टडी को सोचते हैं, उनके आगे मुस्तकबिल के बारे में। आपके बच्चे हैं वो। स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आज के टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह के अमान।